शिक्षा। शिक्षा वो हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी परिवार, समाज और देश के विकास की सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा है। भारत की उन्नति के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए, किसी भी देश की उन्नति के लिए पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने बच्चों की पहली शिक्षक माँ ही होती है, जो अपने बच्चों को जीवन की अच्छाइयों से और बुराइयों से अवगत कराती है। स्त्री शिक्षा उस दवाई की तरह है जिससे मरीज ठीक होता है, जो बीमार होता है वो ठीक होता है, उसे तंदुरुस्त बनाती है वो। स्त्री शिक्षा एक औजार है, एक हथियार की तरह है, जो भारतीय समाज पर, अपने परिवार पर, अपने ज्ञान और हुनर से सकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर हमने स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो देश के भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक होता है। एक अनपढ़ महिला के अंदर वो काबिलियत नहीं होती जिससे वो अपने परिवार और बच्चों का ख्याल रख सके। हम ऐसा मानते हैं कि एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचा पाएंगे, लेकिन एक महिला को शिक्षित करके हम परिवार, समाज, गांव और देश तक शिक्षा पहुंचा पाते हैं। आज़ादी से पहले भारत में स्त्री साक्षरता दर बहुत कम था। आज स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई है। फिर भी हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हैं। आज भी अनेक बालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं, जिनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर होता है, अर्थात वो अनपढ़ है। आज एक ऐसी ही कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आज़ादी के पहले की है। इस काव्य में हमारे कवि त्रिलोचन ने वर्षों पहले भारत के गांव में शिक्षा के प्रति जो अनभिज्ञता थी उसका चित्रण किया है और नारी के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता को बल प्रदान किया है। इस काव्य में चंपा लड़की है और वो चंपा लड़की के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि चंपा अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके विचार कैसे हैं, वो अनपढ़ है तो उसके विचार भी कैसे हैं, वो इस काव्य में हम पढ़ेंगे। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस काव्य को बहुत सरलता से समझते हैं। काव्य का शीर्षक है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर यानी अक्षर, चिन्हती यानी पहचानती। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, मतलब कि चंपा अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। इस कविता में गांव की अनपढ़ लड़कियों के बारे में वर्णन है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण भी किया है, जिनके पति अपनी पत्नियों को छोड़कर पैसे कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं और पत्नी अनपढ़ होने के कारण स्वयं चिट्ठी लिखकर अपने पति को नहीं भेज सकती।
इसलिए ये काव्य में चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, लेकिन आज की जितनी भी गांव की अनपढ़ स्त्रियां हैं उनका प्रतीक बताया है चंपा को। आइए इस काव्य को हम सरलता से समझते हैं। बहुत ही सरल काव्य है। इसके शब्दार्थ में ध्यान देना। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अक्षर अक्षर, चिन्हती पहचानती। कवि के गांव में एक नटखट लड़की है जिसका नाम है चंपा। चंपा पुस्तक के अंदर छपे हुए काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, मतलब वह अनपढ़ है। कवि कहते हैं मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। कवि कहते हैं कि जब मैं कोई पुस्तक पढ़ने बैठता हूँ तो चंपा वहाँ पर आ जाती है और वहाँ आकर वह चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोल बोलकर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह क्या सोचती है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वो सोचती है कि किताब के ये काले चिन्हों से, काले अक्षरों से ये स्वर कैसे निकलते हैं जो कवि बोलते हैं। हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें काले अक्षर लिखे होते हैं और उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे स्वर निकलते हैं, अक्षर हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो चंपा को यह देखकर आश्चर्य होता है, अचरज होता है। अचरज यानी आश्चर्य, कि किताब के काले चिन्हों से स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। देखो कवि कहते हैं कि चंपा सुंदर नाम के व्यक्ति की बेटी है और चंपा का पिता सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे पालता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपायों यानी चार पैर वाला पशु, चरवाही, पशुओं को चराने का काम, उसको चरवाही कहते हैं। कवि कहते हैं कि चंपा किसकी बेटी है? सुंदर की बेटी है। सुंदर ग्वाला है, वह गाय भैंसे पालता है और चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। चंपा बहुत अच्छी लड़की है, शरारती भी है, चुलबुली है। कभी कभी ऊधम करती है। ऊधम, उत्पात करना, उपद्रव करना, परेशान करना, तूफान मस्ती जिसको कहते हैं। कभी कभी वह ऊधम मचाती है। क्या ऊधम मचाती है चंपा? कभी कभी वह कलम छिपा देती है। कवि को वो परेशान करती है। कवि की लिखने की कलम वो छुपा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहते हैं कि चंपा कभी कभी बहुत ऊधम करती है। कवि को वह परेशान करती रहती है। कवि जब लिखने बैठते हैं तब उनकी कलम छुपा देती है। जब कवि उस कलम को ढूंढ कर लाते हैं तो वह कागज गायब कर देती है। कवि उसके इस ऊधम से परेशान हो जाते हैं।
यहाँ प्रश्नोत्तर पूछे जाते, ध्यान रखना। चंपा कैसे कैसे उद्यम करती है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा फिर कवि को कहती है कि तुम कागज यानी कागज, गोदा करना यानी लिखते रहना, तुम दिन भर कागज पर लिखते ही रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा लगता है तुम्हें? यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उसकी ये बातें सुनकर कवि हंसते हैं और कवि को हंसता हुआ देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। एक दिन चंपा कवि के पास आती है। कवि ने उसे समझाया कि चंपा तुम भी पढ़ाई करो, थोड़ा लिखना पढ़ना सीख लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े यानी अच्छे बुरे वक्त में ये तुम्हारे काम आएगा। हमेशा पढ़ाई बेकार नहीं जाती। कभी भी हमारा अच्छा या बुरा वक्त होता है तो हमारा ज्ञान सबसे ज़्यादा काम में आता है। कवि उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे काम आएगा, कभी भी तुम पढ़ना लिखना सीख लो। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कवि चंपा को समझा रहे हैं कि गांधी जी की ये इच्छा थी कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखे। भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सब वो चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का हर एक व्यक्ति शिक्षित बने, क्योंकि देश का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, देश विकास करेगा, पिछड़ेपन से मुक्त होगा। इसलिए गांधी जी यही चाहते थे कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखें। अब कवि यहाँ पर चंपा को कहते हैं कि हमारे गांधी जी की भी यही इच्छा थी। अब देखो चंपा क्या जवाब देती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने जवाब दिया कि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, मुझे नहीं पढ़ना। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि से कहती है कि तुमने तो कहा था ना कि गांधी जी अच्छे हैं। मतलब चंपा को पढ़ने लिखने का काम झंझट वाला लगता है, अच्छा नहीं लगता। गांधी जी अच्छे हैं तो ऐसा काम क्यों सौंपेंगे पढ़ने लिखने का, ऐसे झंझट वाले काम क्यों बताएंगे गांधी जी। इसलिए चंपा कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी जी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। वे ऐसा झंझट वाला काम, पढ़ने लिखने का काम नहीं बताएंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा साफ मना कर देती है कवि को। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि फिर उसे समझाते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई करोगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे हित होगा, उससे भला होगा। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। ब्याह शादी, जब तुम्हारी शादी होगी, विवाह होगा, तुम गौने में विदा होकर ससुराल जाओगी। देखो यहाँ पर गौना विवाह के बाद की एक रस्म होती है, एक रिवाज होता है, जिसमें वधू को वर अपने घर लेकर आता है पहली बार, उसको गौना कहते हैं। मतलब विवाहित लड़की ससुराल पहले बार जब जाती है
तो वो गौना कहा जाता है। कवि समझा रहे चंपा को कि चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है, तुम्हारी भलाई होगी, जब तुम्हारी शादी होगी तुम अपने ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। तुम्हारा पति थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहकर कलकत्ता चला जाएगा कमाई करने के लिए, नौकरी के लिए। देखो बालम यानी पति, कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारा बालम तुम्हारे साथ रहकर जब नौकरी करने पैसे कमाने के लिए काम करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, और कलकत्ता तो बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगी? संदेशा, संदेश, मैसेज। कलकत्ता तो बहुत दूर है, उसे कैसे संदेशा दोगी तुम? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। उसके पत्र जो आएंगे वो तुम कैसे पढ़ोगी? अनपढ़ हो, तुम्हें पढ़ना तो आता नहीं है, या तुम्हें पत्र लिखना है तो तुम पत्र कैसे लिखोगी उसको? इसीलिए कहता हूँ कि चंपा पढ़ लेना तुम्हारे फायदे में है, तुम पढ़ाई करो। देखो यहाँ पर आगे देखना, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। अब चंपा कहती है कवि से कि तुम बहुत झूठे हो, ये तो मैंने देख लिया। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा कवि से कहती है कि तुम पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। देखो यहाँ चंपा कवि को जवाब देती है कि तुम पढ़ लिख कर बहुत झूठ बोलते हो, मैं तो कभी ब्याह नहीं करूंगी, और अगर मेरा विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, उन्हें मैं कलकत्ता कभी जाने नहीं दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, तुम्हारे कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ता नष्ट हो जाए। बजर यानी वज्र। यहाँ अंत में एक दो प्रश्न है कि चंपा कहाँ पर वज्र गिरने की बात करती है, तो कलकत्ते पर। प्रश्नोत्तर देखते हैं। काव्य बहुत सरल है। देखिए शब्दार्थ, अक्षर, ये मानक हिंदी रूप में भी आते हैं शब्द, ध्यान रखना, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी दूसरे वीडियो से। अक्षर यानी अक्षर, अचरज, आश्चर्य, विस्मय। चौपायों यानी चार पैरों वाला पशु, उधम, बखेड़ा। गोदना यानी लिखना, और गौना विवाह के बाद लड़की की दूसरी विदाई। बजर यानी वज्र। उसके बाद देखिए स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। चंपा अपने बालम को कहाँ रखना चाहती है? अपने संग साथ में। चंपा लेखक की कौन सी चीज़ छिपा देती है? कलम। सब जन पढ़ना लिखना सीखें, ऐसी इच्छा किसकी है? गांधी जी की। गांव के विवाहित युवक कलकत्ता क्यों जाते हैं? कमाने। कवि चंपा को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं? पढ़ने के लिए। उसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चंपा कवि के पास किस समय आती है? जब वे पढ़ने लिखने बैठते हैं तब चंपा कवि के पास आती है। दूसरा, चंपा चौपायों को लेकर क्या करने जाती है? चंपा चौपायों को लेकर
उनकी चरवाही करने जाती है। तीसरा, चंपा कहाँ वज्र गिरने की बात करती है? चंपा कलकत्ते पर वज्र गिरने की बात करती है। दो दो वाक्य में उत्तर है। कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो उसने क्या जवाब दिया? तो कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए कहा तो चंपा बोली कि मैं नहीं पढ़ूंगी, वह नहीं पढ़ेगी। यदि गांधी बाबा अच्छे हैं तो वह पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? चंपा कवि से ऐसा क्यों कहती है कि तुम पढ़ लिख कर झूठे हो? कवि ने गांधी जी को अच्छा आदमी बताया था और चंपा पढ़ने लिखने को अच्छा और ज़रूरी नहीं समझती। उसके विचार से गांधी जी की यह सलाह, अगर गांधी जी यह सलाह देते हैं पढ़ने लिखने की तो गांधी जी अच्छे आदमी नहीं है। इसलिए चंपा कवि से कहती है कि तुम पढ़ लिख कर झूठे हो। तीसरा, चंपा के कागज गोदने के आरोप का कवि क्या जवाब देता है? चंपा के कागज गोदने के आरोप का, कागज गोदना यानी लिखना, कागज पर लिखना, उसको कागज गोदना कहते हैं। कवि कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ हंसते हैं। उसके बाद 5-6 वाक्यों में उत्तर है। उसमें पहला, चंपा कैसे कैसे उधम करती है। तो चंपा क्या करती है? नटखट, एक तो नटखट लड़की है, वह कलम छुपा देती है, कभी कभी वो कागज़ गायब कर देती है और बार बार कलम और कागज़ ढूंढने से कवि परेशान हो जाते हैं। इस तरह कवि के कमरे में वह अनेक प्रकार के उद्यम करती है। काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है? चंपा अनपढ़ लड़की है, अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे वो काले चिन्ह समझती है, निशानी समझती है। और कवि पढ़ता है तो उसे लगता है कि काले निशानों से ये स्वर कैसे निकलते हैं, आवाज़ कैसे हो, बोलते कैसे हैं। उन स्वरों को सुनकर चंपा को अचरज होता है, आश्चर्य होता है। फिर चंपा कलकत्ते पर बजर गिरे ऐसा क्यों कहती है? तो कवि चंपा से कहते हैं कि तुम्हारा विवाह होगा, कुछ दिन बाद तुम्हारा पति कलकत्ता चला जाएगा, फिर तुम उसे पत्र कैसे लिखोगी, या उसका अगर पत्र आएगा तो तुम उस पत्र को कैसे पढ़ोगी। तो वह कहती है कि मैं अपने पति को कलकत्ते जाने ही नहीं दूंगी, मैं अपने साथ रखूंगी। और कलकत्ते पर वज्र गिरे ऐसा वो कहती है। और लास्ट में है, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। इस पंक्ति का भावार्थ समझाइए। देखो, गांधी जी चाहते थे कि सारे देश में शिक्षा का प्रचार हो, देश का हर एक व्यक्ति पढ़ लिख कर काबिल बने, शिक्षित बने। हमारे देश के लोग अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा, वे स्वतंत्रता के मूल्य को समझेंगे और हमारे देश की प्रगति के बीच में जो भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, उससे हमारा देश मुक्त होगा। इसलिए सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी की इच्छा है। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सरल है, इस काव्य को पढ़ लेना एक बार फिर से और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्नोत्तर है वो सारे लिख लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कैसा लगा ये काव्य। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।